हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 200 प्लस MCQs की ये पूरी सीरीज़ है और इसमें जो है रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अब ये 3rd वीडियो है। अब देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ देयर इज नो गैप बिटवीन द नीज एंड नीज टच और ओवरलैप देन दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी इज डैश। यानी कि अगर घुटनों के बीच में गैप ना हो, ठीक है, और जो नीज हैं यानी कि घुटने हैं एक दूसरे को टच करें, यानी कि एक घुटना दूसरे घुटने को टच करे या ओवरलैप करे, यानी कि एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर आ जाए, तो ये जो डिफॉर्मिटी है इसको क्या कहते हैं? इस डिफॉर्मिटी को कहते हैं नॉक नी। ठीक है, ये जो है नॉक नी बोलेंगे इसको, डिफॉर्मिटी को। ठीक है, ये जो समस्या है, प्रॉब्लम है, ये नॉक नी प्रॉब्लम कहते हैं इसको, नॉक नी डिफॉर्मिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटी आपने पढ़ा होगा, उसी में से एक ये है डिफॉर्मिटी जो कि नॉक नी डिफॉर्मिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहे हैं इन डैश द अलाइनमेंट ऑफ ईयर्स एंड शोल्डर्स इज नॉट प्रॉपर। कौन से डिफॉर्मिटी में अलाइनमेंट ऑफ ईयर्स यानी कि ईयर्स और शोल्डर्स का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है? तो वो कौन सी डिफॉर्मिटी है? राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट जो ऑप्शन है वो है राउंड शोल्डर्स। तो राउंड शोल्डर्स डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि जो ईयर्स और शोल्डर्स का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेम द आसन इन द गिवन पिक्चर। यानी कि ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, इलस्ट्रेशन दिख रहा है, इसमें कौन सा आसन दिखाया गया है? देखिए, इसको आप अंदाजा लगाइए ये किस तरीके का आसन है। ये कुछ धनुष की तरह आकृति बना रहा है, ये है धनुरासन। क्या है ये है धनुरासन। ठीक है, आपको ये याद रखना है, समझना है। तो हमारे पास कई ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये आंसर्स बैठ जाएं। आप लोग इजीली जैसे ही रिकॉल करेंगे तो ये आ जाएंगे, आसानी से आपको याद हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप याद करेंगे तो ये आसन जो है वो है धनुरासन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है डैश इज ऑल्सो कॉल्ड हॉलो बैक, यानी कि खाली बैक। हॉलो बैक जो है, ठीक है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड हॉलो बैक, यानी कि किस डिफॉर्मिटी को हॉलो बैक भी कहते हैं? ठीक है, तो लॉर्डोसिस जो है डिफॉर्मिटी, उसको हॉलो बैक भी कहा जाता है। उसमें जो पीठ है वो हॉलो बैक की तरह दिखती है। ठीक है, आप देखेंगे, आप लोग सर्च कीजिएगा या आगे के क्वेश्चंस में आपको लॉर्डोसिस का एक इमेज भी मिलेगा, वो आप लोग देखिएगा। तो ये जो है लॉर्डोसिस को हॉलो बैक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो कई सारे ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, ठीक है, ये देखिए नॉक नी, काइफोसिस, नन ऑफ दीज यहाँ पर लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है सही आंसर है लॉर्डोसिस। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। राउंड बैक इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि राउंड बैक जो डिफॉर्मिटी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? दूसरा क्या नाम है उसका? देखिए, काइफोसिस और राउंड बैक, ये याद रखना है आपको। राउंड बैक इज ऑल्सो नोन एज काइफोसिस, इसको काइफोसिस भी कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हॉलो बैक को लॉर्डोसिस के नाम से जानते हैं, ऐसे ही राउंड बैक को काइफोसिस के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस और दिए हैं, लेकिन ए इज द करेक्ट आंसर, काइफोसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, बो लेग्स। ठीक है, बो लेग्स इज ऑल्सो नोन एज रिकेट्स। ठीक है, बो लेग्स क्या होते हैं? एकदम, बो मतलब धनुष होता है और लेग्स मतलब पैर, तो धनुष की तरह इसमें पैर कुछ दिखते हैं, ये रिकेट्स होती है। ठीक है, ये कौन सी डिफॉर्मिटी होती है? ये रिकेट्स होती है। ओके, बो लेग्स इज ऑल्सो नोन एज रिकेट्स। बी ऑप्शन देखिए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साइडवेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज नोन एज, यानी कि साइड से कर्व हो जाना स्पाइन का
ठीक है, साइड से कर्व हो जाती है जब स्पाइन, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जब कर्व हो जाती है साइड से, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्कॉलियोसिस। क्या बोलते हैं उसको? स्कॉलियोसिस। ओके, इट इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्कॉलियोसिस। वैसे हमारे पास कई ऑप्शंस और दिए हैं, लेकिन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। इन विच ईयर समर ओलंपिक हेल्ड इन हेलसिंकी फिनलैंड? जो फिनलैंड है, ठीक है, देश, उसमें हेलसिंकी में समर ओलंपिक हुए थे। कौन से ईयर में हुए थे ये? देखिए, ये बी ऑप्शन आप देखिए, 1952 में हुए थे, ठीक है, समर ओलंपिक हेलसिंकी में, फिनलैंड में। ओके, फिनलैंड देश में हुए थे 1952 में समर ओलंपिक। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। ओनली डैश विमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1900 पेरिस ओलंपिक्स इन 2 इवेंट्स। 2 इवेंट्स में 1900 यानी कि जो 1900 में, ठीक है, ईयर 1900 में पेरिस ओलंपिक्स जो हुए थे, उनमें 2 इवेंट में पहली बार विमेन ने पार्टिसिपेट किया था। तो कितनी विमेन ने पार्टिसिपेट किया था? कितनी औरतों ने पार्टिसिपेट किया था? ठीक है, तो ये बी ऑप्शन देखिए आप, 14 विमेन पार्टिसिपेटेड। 14 विमेन ने पार्टिसिपेट किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सिडनी ओलंपिक्स ऑफ 2000, यानी कि सिडनी ओलंपिक्स जो 2000 में हुए थे, यानी कि सन 2000 में जो सिडनी में ओलंपिक्स हुए थे, जिसको कहते हैं सिडनी ओलंपिक्स, ठीक है, सेलिब्रेट किए गए थे। तो कौन से ईयर्स ऑफ विमेन पार्टिसिपेशन, यानी कि जो विमेन का जो पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है, उसको कितने साल हो गए थे? ठीक है, 2000 में ये ओलंपिक गेम्स में। तो और उस वक्त 4000 से ज़्यादा विमेन ने पार्टिसिपेट किया सन 2000 में। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है 100 ईयर्स सेलिब्रेट किए सिडनी ओलंपिक्स ऑफ 2000 ने, जब विमेन ने पार्टिसिपेट किया था पहली बार 1900 में, और 2000 में यहाँ पर जो है 100 ईयर्स हो गए उनको कंप्लीट। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं इन विच ईयर इंडियन विमेन पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी मैंने आपको आंसर बताया है क्वेश्चन नंबर 10 में, अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, कि कौन से ईयर में, मतलब ये ईयर नहीं बताया है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि इन विच ईयर इंडियन विमेन पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने विमेन का तो आपको बता दिया कि पहली बार 1900 में हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इंडियन विमेन ने पार्टिसिपेट किया हो, ठीक है, कौन से ईयर में पार्टिसिपेट किया इंडियन विमेन ने। तो यहाँ पे है 1952 में, यानी कि जो इंडिया से विमेन पार्टिसिपेट करने के लिए गई ओलंपिक्स में, ठीक है, वो 1952 में किया गया। अब ये 1952 में कहाँ पे हुआ था ओलंपिक्स, आपको मुझे कमेंट में बताना है, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, ओलंपिक्स में लाने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन है? तो यहां पर है ऑप्शन बी देखिए आप लोग, करनाम मल्लेश्वरी। ठीक है, करनाम मल्लेश्वरी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। वैसे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस यहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन हमें जो सही आंसर बताना है वो है करनाम मल्लेश्वरी, बी ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं 13th क्वेश्चन। ठीक है, द वर्ड रेफर्स टू द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन गर्ल्स। गर्ल्स में जो ब्लीडिंग होती है जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल या पहली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है, ठीक है, उसको हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? क्या है उसका दूसरा नाम? तो वो होता है मेनार्च। ठीक है, मेनार्च, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मेनार्च। ओके, नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन देखिए, डैश इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू द बोन्स। हड्डियों से जुड़ा हुआ एक डिसऑर्डर क्या कहलाता है? क्या है मतलब उसका नाम? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ए ऑप्शन आप लोग देखिए, वैसे तो कई ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑस्टियोपोरोसिस इज द राइट आंसर। यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बोन्स से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बोन्स से जुड़ा हुआ है, हड्डियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डैश इज द अननेचुरल अब्सेंस ऑफ मेंसेस, यानी कि मेंसेस की जो अब्सेंस हो जाती है अननेचुरली, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि नेचुरली नहीं, ठीक है, अननेचुरली अगर जो अब्सेंस होती है मेंसेस की, उसको हम क्या कहते हैं, एमेनोरिया, ठीक है, एमेनोरिया कहते हैं। डैश इज द अननेचुरल अब्सेंस ऑफ मेंसेस, यानी कि नेचुरली अब्सेंस नहीं होता, वो अननेचुरल होता है मेंसेस की, ठीक है, तो एमेनोरिया कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये यहाँ पर मेंसेस का मतलब क्या है, आप लोग जरा कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है, देखते हैं कौन बताएगा मतलब, ठीक है, मीनिंग बताइए। तो चलिए नेक्स्ट जो है 16th क्वेश्चन देखिए, व्हेन देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ब्लड इट इज कॉल्ड डैश। अगर डिफिशियंसी यानी कि कमी हो जाती है आयरन में, ठीक है, सॉरी आयरन की ब्लड में अगर आयरन नहीं है या कम है, मतलब ब्लड में जो होता है आयरन होता है ना हमारे ब्लड में, तो ब्लड में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, कौन सी मतलब ये जो डिफिशियंसी हो जाती है आयरन की, तो कौन सा रोग हो जाता है, कौन सी डिजीज हो जाती है, तो वो है एनीमिया, ठीक है, एनीमिया आप लोगों को याद रखना है, एनीमिया हो जाता है फिर, ठीक है। एनीमिया इज अ जो है डिजीज है जो डिफिशियंसी ऑफ आयरन की वजह से होती है, ठीक है, आयरन जब नहीं प्रॉपर मात्रा में होता है ब्लड में। 17th क्वेश्चन देखिए, डैश इज ईटिंग डिसऑर्डर, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इनमें से 4 ऑप्शंस दिए आपको, इनमें से बताइए कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर है। 3 तो नाम दिए हुए, एक दिया है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन देखिए, एनारोक्सिया नर्वोसा, ठीक है, एनारोक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ये किस तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर है, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये किस तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर है। क्या इसमें कम खाते हैं, क्या इसमें ज़्यादा खाते हैं, या ज़्यादा खा के उल्टियाँ करते हैं, या कम खा के उल्टियाँ करते हैं, क्या है ये। तो एनारोक्सिया नर्वोसा के बारे में आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, पढ़िए और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ के, ठीक है, समझने में आपको, मतलब जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ वो आप लोगों को मज़ा आएगा, उनको पढ़ने में समझ में आएगा, क्योंकि जब आप अपने आप इन चीज़ों को सर्च करते हैं, ठीक है, अच्छे से समझते हैं, तो आपको स्टडी में और अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनारोक्सिया नर्वोसा जो है वो एक ईटिंग डिसऑर्डर है। क्या है ये, ईटिंग डिसऑर्डर है। आप लोग खुद इसको जो है सर्च कीजिए, समझिए और फिर कमेंट में मुझे बता सकते हैं आप। चलिए अब जो हमारे पास 18th क्वेश्चन है उसका यहाँ पर दिया है BMI मीन्स। BMI का मतलब क्या होता है, देखिए BMI का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस हमें कई सारे दे रखे हैं, बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड मास इंडेक्स, बोन मास इंडेक्स, तो करेक्ट ऑप्शन ए है बॉडी मास इंडेक्स। BMI मीन्स होता है बॉडी मास इंडेक्स, ओके। चलिए अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है कि इफ अ पर्सन ईट्स टू फास्ट, ठीक है, एक इंसान जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से खाता है, बिना उसको चबाए, बिना च्यूइंग करे, ठीक है, प्रॉपरली नहीं खा पाता है उसे खाने को, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, किस तरीके का ये एक डिसऑर्डर माना जाता है। तो ये होता है, सी ऑप्शन देखिए आप लोग, ये होता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। क्या होता है ये, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है बहुत तेज़ी से खाता है बिना चबाए हुए और प्रॉपरली फूड को नहीं खा पाता है, ठीक है, तो ये होता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। ये ना तो स्लो ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ना ही ADHD होता है, ये होता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, यानी कि इन्फेंसी मतलब क्या होता है, नवजात, बिल्कुल पैदा हुआ, तो क्या होता है वो, कब से कब तक का पीरियड इन्फेंसी कहलाता है, ठीक है, नवजात या शिशु जो होता है, ठीक है, तो वो 0 से 2 साल के बच्चे जो कहलाते हैं वो इन्फेंट कहलाते हैं, नवजात कहलाते हैं, इन्फेंसी पीरियड होता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, चाइल्डहुड पीरियड जो होता है, ऐसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 3 to 11 ईयर्स होता है, ठीक है। 21 क्वेश्चन देखिए, चाइल्डहुड पीरियड इज बिटवीन 3 to 11 ईयर्स। 3 से 11 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनको हम चाइल्ड कहते हैं, चाइल्डहुड पीरियड होता है वो 3 से 11 साल तक का, ठीक है। जब बच्चे 3 से 11 साल के बीच में होते हैं तो उनको हम कह सकते हैं कि वो चाइल्डहुड पीरियड में है। अडोलेसेंस पीरियड जो होता है वो कौन से उसमें होता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोगों को बताना है। ए ऑप्शन करेक्ट है, 12 से 18 ईयर्स, ठीक है, 12 से 18 साल तक के जो भी यहाँ पर लोग होते हैं या बच्चे होते हैं तो हम उनको कह सकते हैं वो अडोलेसेंट है, ठीक है। अडोलेसेंस पीरियड होता है ये 12 से 18 साल तक, ठीक है। इसके बाद जो है 23 क्वेश्चन है
कि 19 से 40 यानी कि 19 to 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप आर, 19 से 40 साल तक के जो लोग हैं वो किस एज ग्रुप में आते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? क्या उनको एडोलेसेंस बोलते हैं? नहीं। क्या उनको इन्फेंट बोलते हैं? नहीं। तो क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं यंग एडल्ट। क्या बोलते हैं उनको? यंग एडल्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर डेवलपमेंट इज ऑफ डैश टाइप्स। मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, 2 टाइप्स का होता है। तो हमें यहाँ पे लिखना है 2 टाइप्स। सी ऑप्शन देखिए, 2 टाइप्स। मोटर डेवलपमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स। नेक्स्ट है वेयर देयर इज डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स इट इज नोन एज डैश। अब जब जो लार्ज मसल्स बढ़ती हैं, ग्रो होती हैं हमारे जो बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में क्या होती हैं? लार्ज मसल्स होती हैं, स्मॉल मसल्स होती हैं, मीडियम मसल्स जो भी होती हैं। तो इसमें जो हमारी लार्ज मसल्स हैं जब ये डेवलप होती हैं, ठीक है, जब ये डेवलपमेंट होता है इनका, तो उसको हम कहते क्या है? इस डेवलपमेंट को हम बोलते क्या है? इसको हम कहते हैं, क्या हम इसको फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं? नहीं। इम्प्रॉपर मोटर डेवलपमेंट कहते हैं? नहीं। इसको हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। क्या कहते हैं इसको? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। यानी कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो है वो लार्ज मसल्स से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये लार्ज मसल्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 26 में तो बोल रहे हैं कि डैश इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स। अच्छा, स्मॉल मसल्स से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट क्या कहलाता है? फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। क्या कहलाता है? फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसमें स्मॉल मसल्स जो होती हैं वो डेवलप होती है हमारी बॉडी की। अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि लार्ज मसल्स जब डेवलप होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? जब स्मॉल मसल्स डेवलप होती हैं उसको कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं? फाइन मोटर डेवलपमेंट। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अर्ली यानी कि जल्दी, शुरुआती, ठीक है। तो चाइल्डहुड जो होता है उससे उसका जो शुरुआती जो चाइल्डहुड होता है, ठीक है, चाइल्डहुड पीरियड जो होता है, शुरुआती चाइल्डहुड पीरियड जो होता है वो कितने से कितने साल में होता है? तो ये 2 से 6 साल तक के बच्चों को हम कह सकते हैं कि वो अर्ली यानी कि शुरुआती चाइल्डहुड पीरियड में वो हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी और सी इसके करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। 8 to 10 ईयर्स नहीं है इसमें, 9 to 12 ईयर्स नहीं है। ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो है वो 2 से लेकर 6 ईयर्स तक होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए इसको। किसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कि फिजिकली एक्टिव ना रहना ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क है ओल्ड एज में, यानी कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और उस समय अगर वो इनएक्टिव रहता है यानी कि फिजिकली वो काम नहीं करता है या फिजिकली इनएक्टिव रहता है, तो ये सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क होता है। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये बोला है WHO ने। WHO मतलब आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू WHO फिजिकल इनएक्टिविटी इज द ग्रेटेस्ट हेल्थ रिस्क इन ओल्ड एज, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए आप लोग। डैश कैन बी अ कॉज ऑफ नॉकनेस। देखिए नॉकनेस होती है ना, यहाँ पे नॉकनीज, एक्चुअली नॉकनेस यहाँ पे लिखिए। नॉकनीज जो है वो क्यों होती है, ठीक है। नॉकनीज का कारण क्या हो सकता है? तो डैश कैन बी अ कॉज ऑफ नॉकनीज, ये है रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स जो है वो नॉकनीज का कारण बन सकता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द फॉलोइंग पिक्चर शोज डैश। जो फॉलोइंग यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं, ये देखिए इमेज, ठीक है। तो ये जो इमेज है, ये पिक्चर जो है, ये क्या दर्शा रही है? ये दर्शा रही है लॉर्डोसिस, ठीक है। लॉर्डोसिस आप लोग जरा ध्यान करिए, मैंने क्या बताया था लॉर्डोसिस में क्या होता है, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा लॉर्डोसिस का मतलब क्या होता है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें आपको क्या थोड़ा चेंज दिख रहा है, ठीक, आप लोग मुझे बताइएगा। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटी दिखाई गई है। इसमें क्या दिखाई गई है? लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटी दिखाई गई है। ये इंसान का जो है धड़ है पूरा, ठीक है, ये बॉडी है इंसान की, और इसमें क्या जो है दिखाया गया है, डिफॉर्मिटी दिखाई गई है। तो ये है तो लॉर्डोसिस, ठीक है। लेकिन लॉर्डोसिस क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं लॉर्डोसिस? आप लोग जरा कॉमेंट में बताइए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। फॉलोइंग पिक्चर इज रिलेटेड टू डैश। अब यहाँ पर बो लेग्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
बी लॉर्डोसिस इसका आंसर नहीं है, सी काइफोसिस इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है बोल एक्स यानी कि धनुष की तरह पैर हो जाना। ठीक है, ये देखिए, तो ये है बोल एक्स, ये पिक्चर आप लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें लॉर्डोसिस इसमें जो है वो बोल एक्स दिखाया है, धनुष की तरह जो लेग्स हो जाते हैं, ये बोल एक्स डिफॉर्मिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32। इसमें कह रहे हैं डैश इज अ पोस्ट्यूरल डिफेक्ट शोन इन दिस इमेज, यानी कि पोस्ट्यूरल डिफेक्ट हो जाता है इसमें, जो इमेज में दिखा रखे हैं। देखो यहाँ पर कैसे टेढ़ी हुई है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, पूरी स्पाइन जो है कैसे टेढ़ी सी हुई है और कर्वेचर हो गया है एक तरीके से साइड को, देखिए थोड़ा सा। हाँ, अब यहाँ पे जो है स्कोलियोसिस, ये क्या है स्कोलियोसिस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, स्कोलियोसिस, इसको कहते हैं स्कोलियोसिस। ठीक है, बाकी हमारे पास कई ऑप्शंस दिए हैं, काइफोसिस दिया है, लॉर्डोसिस दिया है, नन ऑफ दीज, लेकिन राइट आंसर है बी ऑप्शन स्कोलियोसिस। ओके, चलिए अब जो आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल। तो इसका हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन द एक्सेस फैट इज एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी इज कॉल्ड डैश। जब बॉडी में एक्सेस फैट, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है फैट बॉडी में जब एक्सेस में, तो इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम कहते हैं ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी बोलते हैं इसको। तो आप लोगों को याद रखना है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतने रखते हैं इन क्वेश्चंस को, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस कवर करते हैं। ठीक है, आज हमने जो है लगभग क्या हमने करीब इसमें 33 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। एक क्वेश्चन अगर ये भी लगा दें तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ के। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और पुरानी जो वीडियोस हैं, इससे पहले जो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए हैं इससे रिलेटेड 200 MCQs प्लस रिलेटेड जो वीडियोज़ आ रही हैं हमारी, वो ज़रूर आप देखें। और पुराने जो वीडियोज़ फिजिकल एजुकेशन के हैं, आपके मतलब के हैं या आपके अकॉर्डिंग जो भी ठीक लग रहे हैं आपको, वो आप देख सकते हैं। चैनल को आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपने क्लासमेट्स से इस चैनल को शेयर करें, उनकी हमारी वीडियोस शेयर करें, सो हमारा चैनल ग्रो होगा और आपको भी ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे और अच्छे बेटर कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली। थैंक यू, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।